पिछले वीडियोस में किरण प्रकाशिकी के बारे में पढ़ाया गया था। आज हम उससे आगे के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई, अब अपन दर्पण सूत्र स्थापित करते हैं। 10th में आपने दर्पण सूत्र पढ़ा भी है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 10th लेवल पर सीधा सूत्र लिखवा दिया जाता है, जबकि 12th लेवल पर यह डिराइव किया जाता है, व्युत्पत्ति की जाती है कि यह प्राप्त कैसे होता है। सबसे पहले अपन यहाँ से चलें। यह अवतल दर्पण यूज में लिया है। अवतल दर्पण यूज में लिया है तो इसके सामने एक वस्तु रखी हुई है AB। इस वस्तु AB का जो प्रतिबिंब बन रहा है B डैश A डैश है। प्रतिबिंब वास्तविक है और उल्टा है और दर्पण के सामने है। सबसे पहले अपन चलें, प्रतिबिंब का निर्माण आप समझ ही चुके हैं, क्योंकि मैंने जब इसमें चिन्ह प्रथाएं बताई थी ये एग्जाम्पल लिया था। फर्स्ट अपन यहाँ से चलें। ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है, परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरे जाती है। दूसरी किरण अगर आप देखेंगे तो A बिंदु से ही चल रही है। यह प्रकाश की किरण फोकस से गुजरती है, अतः परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जहां पर दोनों किरणें आपस में काटती है वहां पर A डैश बिंदु का निर्माण होगा, ये B डैश हो जाएगा। तो प्रतिबिंब इसमें वास्तविक उल्टा दर्पण के सामने है। वस्तु जो ली गई है इसमें वो वक्रता केंद्र से परे, वक्रता केंद्र से परे का मतलब है वक्रता केंद्र से दूर ली गई है अपने पास। सबसे फर्स्ट अपन चले यहाँ से। ये वस्तु है, वस्तु की ऊंचाई h1 ले ली, प्रतिबिंब की ऊंचाई h2 ले ली, वस्तु की दूरी u हो गई, प्रतिबिंब की दूरी v है और फोकस दूरी f होती है। यहां से अगर अपन आप देखेंगे इसमें तो समकोण समरूप त्रिभुज देखने होते हैं। 9th और 10th में आप लोग पढ़ चुके हैं। समरूप त्रिभुज सर्वांग सम भी होते हैं और समरूप भी होते हैं, दोनों में डिफरेंस है। सर्वांग सम में ये रहता है, सर्वांग सम तो सभी भुजाएं बराबर, सभी कोण बराबर, वो सर्वांग सम है। सर्वांग सम को समझने का तरीका भी है कि दो त्रिभुज सर्वांग सम तब होंगे जब एक त्रिभुज को काटकर दूसरे पर रख दिया जाए और दूसरा त्रिभुज पहले को एकदम ढक ले, कवर कर ले, तो सर्वांग सम है। उसके बाद में आता है समरूप। समरूप त्रिभुजों का मीनिंग ये है कि जिनका रूप एक जैसा दिखाई दे। समरूप त्रिभुजों में सभी भुजाएं, सभी कोण बराबर नहीं होते हैं। आप लोगों ने 9th में 10th में एक प्रमेय पढ़ा होगा कि समरूप त्रिभुजों में भुजाओं का अनुपात समान रहता है। भुजाओं का अनुपात समान रहता है कि जैसे AB/A डैश B डैश हो जाएगा, BC/B डैश C डैश हो जाएगा, उसके बाद में AC/A डैश C डैश हो जाएगा। अब अपन एक चीज और जोड़ते हैं इसमें। समरूप के साथ यदि कोई त्रिभुज समकोण भी है तो समकोण समरूप त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज में अपने को ये फायदा रहता है कि भुजाओं के नाम गिवन रहते हैं, लंब, आधार और कर्ण। इसीलिए यदि कोई दो त्रिभुज समकोण भी हैं और समरूप भी हैं तो बहुत आसान तरीका याद रखता है इसको, प्रमेय को याद रखने का। लंब बटे लंब बराबर आधार बटे आधार बराबर कर्ण बटे कर्ण। तो आप इस प्रमेय को ध्यान में रखें। उसके आधार पर समकोण समरूप त्रिभुजों के दो जोड़े काम में लेंगे। पहला त्रिभुज ABF, इसके ठीक अपोजिट साइड में है त्रिभुज PQF। तो ये दोनों त्रिभुज आपको दिख गए। अगर आप इसमें देखेंगे ये कोण अगर थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा, ये शीर्षाभिमुख की प्रॉपर्टी से होगा। ये दोनों ही त्रिभुज समकोण भी हैं और समरूप भी हैं। इसमें ये राइट एंगल है, इसमें ये राइट एंगल है। थीटा के सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक पूरा आधार हो जाएगा। उसके बाद में ये फिर लंब होगा और उसके बाद में ये आधार हो जाता है। समकोण समरूप है। अपन इसमें कर्ण यूज में नहीं ले रहे हैं, अपन इसमें लंब और आधार के पेयर यूज में ले रहे हैं। तो सबसे पहले अपन चलें, त्रिभुज ABF में लंब ये रहा AB, इसका लंब PQ, तो लंब बटे लंब तो AB/PQ इज इक्वल टू आधार बटे आधार तो BF/PF हो गया। अब यहां से अगर आप देखते हैं तो सबसे पहले PQ को देखें। यहां से
ये पी क्यू दूरी यहाँ से अगर देखेंगे तो ए डैश बी डैश के बराबर हो जाती है, क्योंकि दो समांतर रेखाएं हैं, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी सदैव बराबर होती है। तो पी क्यू ए डैश बी डैश के बराबर लिख दी अपन ने, तो पी क्यू इज इक्वल टू ए डैश बी डैश, सो दैट ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बी एफ अपॉन पी एफ। इट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट अपन चलते हैं त्रिभुज डी पी एफ, और त्रिभुज लिया है ए डैश बी डैश एफ, दिखा आपको डी पी एफ, इसके ठीक सामने ए डैश बी डैश एफ, ये भी समकोण समरूप हैं, इसमें डी पी लंब हो जाएगा, इसमें ए डैश बी डैश लंब हो जाएगा, इसमें बी डैश एफ आधार होगा, इसमें पी एफ आधार होगा। वापस वही चलते हैं, आधार बटे आधार इज इक्वल टू लंब बटे लंब। तो इसके आधार पर अगर आप देखते हैं तो ये लंब डीपी हो जाएगा, इसके बाद में यहाँ से देखेंगे तो ये लंब इसका ए डैश बी डैश हो जाएगा। तो डीपी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू पी एफ अपॉन बी डैश एफ, ये पी एफ है, ये बी डैश एफ है। उसके बाद में अपन यहाँ से देखें दो समांतर रेखाएं हैं, तो डीपी किसके इक्वल हो गया अपने पास, ए बी के इक्वल हो गया। तो अपन ये लिख सकते हैं ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू पी एफ अपॉन बी डैश एफ, ये इक्वेशन नंबर 2। अब अपन समीकरण 1 और 2 से देखते हैं। समीकरण 1 और 2 दोनों के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हैं, अतः राइट हैंड साइड भी इक्वल होते हैं। तो राइट हैंड साइड इक्वल कर लेते हैं, बी एफ अपॉन पी एफ इज इक्वल टू पी एफ अपॉन बी डैश एफ, ये समीकरण नंबर 3 मान लिया जाता है। नेक्स्ट अपन चलें इसमें, अब दूरियां देखते हैं। बी एफ ये बी से एफ तक की दूरी, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, यहां से यहां तक की दूरी यू है, ये एफ है, इस u में से f घटाते ही बी एफ अपने को प्राप्त हो जाती है, अतः बी एफ किसके इक्वल हो जाएगी, u माइनस एफ के इक्वल हो जाती है। उसके बाद में अपन चलें पी एफ, जानते ही आप ये फोकस दूरी है। उसके बाद में अपन चलें बी डैश एफ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी v है, इसमें से ये f हटा दिया तो ये किसके इक्वल हो जाएगी, v माइनस एफ के इक्वल। ये सारे वैल्यू जब समीकरण 3 में रखे जाते हैं तो देखें एक बार, u माइनस एफ अपॉन एफ इज इक्वल टू एफ अपॉन v माइनस एफ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें अपन तो uv माइनस यू एफ माइनस वी एफ प्लस एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एफ स्क्वायर। एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है। उसके बाद में अपन देखें uv माइनस यू एफ माइनस वी एफ इज इक्वल टू 0। इसके बाद में अपन इसमें UVF से भाग देने पर भाग दिया तो ये UVF, ये भी UVF पहले पद में UV से UV कैंसिल हो जाएगा, इसमें UF से UF कैंसिल होगा, इसमें VF कैंसिल होगा तो अपने को फाइनल आया 1 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 0। सो दैट जो नेगेटिव पार्ट है उनको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करें, तो राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू, ये दर्पण सूत्र है अपने पास। अब हमेशा एक चीज याद रखना कि जब भी कोई न्यूमेरिकल दर्पण सूत्र या लेंस सूत्र के आधार पर सोल्व करना हो तो सबसे पहली चीज तो यह है, जो दूरियां दी जाती है उन दूरियों को चिन्ह प्रथाओं सहित लिखना है, और जो दूरियां ज्ञात की जानी है उनमें एडवांस में चिन्ह प्रथाएं अप्लाई नहीं करनी है, अन्यथा आंसर गलत आएगा। जो ज्ञात राशियां हैं उनके साथ चिन्ह प्रथाएं लगानी हैं, अज्ञात राशियों के साथ चिन्ह प्रथाएं बिल्कुल नहीं लगानी है, क्योंकि अज्ञात राशि अपना चिन्ह साथ में लेके आएगी। अगर वो नेगेटिव है तो नेगेटिव लेके आएगी, अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेके आती है। जैसे अपने को u और f गिवन है तो इनकी चिन्ह प्रथाएं काम में लेनी है, v फाइंड करना है तो v की चिन्ह प्रथा एडवांस में काम में नहीं लेनी है, वो सूत्र का उस काम है कि वो माइनस में लाएगा या प्लस में लाएगा, वो उसकी जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट अपन एक छोटी सी परिभाषा है रेखीय आवर्धन, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m लीनियर मैग्निफिकेशन। कैपिटल एम नहीं है, कैपिटल एम आगे अपन सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी उनमें पढ़ेंगे ये रेखीय आवर्धन है। रेखीय आवर्धन की सीधी सी परिभाषा लेंस और दर्पण दोनों के लिए समान रूप से एप्लीकेबल है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात
रेखीय आवर्धन के बराबर होता है। अतः S2 अपॉन H1, या अपन ये भी लिख सकते हैं M इज इक्वल टू प्लस माइनस I अपॉन O, I फॉर इमेज एंड O फॉर ऑब्जेक्ट। M नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, तो इट इज मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। देन M का एक फॉर्मूला और होता है अपने पास, अगर देखें M इज इक्वल टू होता है माइनस में V अपॉन U। याद रखिएगा, लेंस में ये प्लस में V अपॉन U होगा, दर्पण में ये होता है माइनस में V अपॉन U। M से अपने को एक तो प्रतिबिंब कैसे बनेंगे, उनका साइज कैसा होगा, इसका अपने पास पता लगाया जा सकता है। फर्स्ट, M का वैल्यू नेगेटिव होने पर, M ऋणात्मक अगर है, प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। M अगर पॉजिटिव होगा तो प्रतिबिंब आभासी होगा और सीधा प्रतिबिंब अपने को प्राप्त हो जाता है। हाँ भाई, जो पढ़ा रहे थे उसी से आगे चल रहे हैं अपन। M का मोड ले लेते हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ M इज मोर देन 1 होने पर H2 इज मोर देन H1 होगा। इसका मतलब होगा प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा प्राप्त होगा। M का मोड 1 से कम होगा तो H2 इज लेस देन H1 होगा। इसका मीनिंग हुआ कि प्रतिबिंब वस्तु से सदैव छोटा प्राप्त होगा। M का मोड अगर 1 के बराबर हो तो H2 और H1 बराबर होंगे। इस स्थिति में प्रतिबिंब और वस्तु अपने को बराबर प्राप्त होते हैं। सबसे पहले अपने पास एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं, तो 1 अपॉन F इज इक्वल टू 1 अपॉन V प्लस 1 अपॉन U, ये दर्पण सूत्र है। सब इस पूरे पद को U से गुणा कर देते हैं। U से गुणा करेंगे तो U अपॉन F, U अपॉन V एंड U अपॉन U। U से U कैंसिल आउट तो 1 रह जाएगा यहाँ पर, तो U अपॉन F इज इक्वल टू U अपॉन V प्लस 1 हो जाएगा। इसके बाद में अपन यहाँ से देखें, पहले पढ़ चुके हैं, M इज इक्वल टू माइनस में V अपॉन U होता है, तो इसको रेसिप्रोकल कर लें, उल्टा भी कर लें और माइनस को लेफ्ट राइट से लेफ्ट में शिफ्ट कर देते हैं। तो माइनस में 1 अपॉन M इज इक्वल टू U अपॉन V होगा। तो U अपॉन V का वैल्यू यहाँ पर पुट करें अगर अपन, तो U अपॉन M इज इक्वल टू माइनस में 1 अपॉन M प्लस 1 हो जाएगा। उसके बाद में अपने पास कुछ शिफ्टिंग करते हैं। शिफ्टिंग में U अपॉन M तो राइट साइड में ले जाएं अपन, माइनस का 1 अपॉन M जो है वो लेफ्ट साइड में ले आए, तो 1 अपॉन M इज इक्वल टू 1 माइनस U अपॉन F होगा। एलसीएम अगर अपन लेते हैं तो F एलसीएम होगा, तो 1 अपॉन M इज इक्वल टू F माइनस U अपॉन F हो जाएगा। देन रेसिप्रोकल करें, उल्टा करें, इसका उल्टा करते हैं, M इज इक्वल टू F अपॉन F माइनस U होगा। ये एक सीधा सूत्र है जिसमें F और U यूज में आ रहे हैं। अगर अपने को M, F और U में से कोई भी दो राशियां गिवन है तो फिर तीसरी राशि का मान ज्ञात किया जा सकता है। अब अपन सबसे पहले उत्तल दर्पण के लिए मैं बता देता हूं। उत्तल दर्पण के लिए U भी नेगेटिव होता है बट F पॉजिटिव होता है। अतः अगर वैल्यू रखें यहाँ पर तो U नेगेटिव होगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो M इज इक्वल टू F अपॉन F प्लस U होगा। फाइनली अगर देखेंगे तो अपने पास ये पॉजिटिव टर्म आएगी और इसका वैल्यू हमेशा 1 से भी कम होगा। अतः उत्तल दर्पण से हमेशा प्रतिबिंब आभासी होंगे, सीधे होंगे और वस्तु से छोटे प्रतिबिंब ही प्राप्त किए जा सकते हैं, बड़े प्रतिबिंब प्राप्त करना संभव नहीं है। ये हमेशा ध्यान रखना है अपने को कि उत्तल दर्पण से आभासी, सीधे और वस्तु से छोटे प्रतिबिंब ही प्राप्त होंगे। वास्तविक उल्टे प्रतिबिंब कभी भी प्राप्त नहीं किए जा सकते, वस्तु से उल्टे प्रतिबिंब भी प्राप्त नहीं हो सकते हैं। जबकि अवतल दर्पण में ये सारी चीजें आ जाती है। अवतल दर्पण में वास्तविक उल्टे भी प्राप्त किए जा सकते हैं, वस्तु से बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, वस्तु के बराबर भी हो सकते हैं, और अवतल दर्पण से आभासी और सीधे प्रतिबिंब प्राप्त किए जा सकते हैं। जबकि उत्तल दर्पण से सिर्फ और सिर्फ आभासी, सीधे और सदैव वस्तु से छोटे प्रतिबिंब होंगे जो दर्पण के पीछे की तरफ बनते हैं। अब एक चीज अपन समतल दर्पण के लिए भी ले लेते हैं। अपन जानते हैं समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, तो F इज इक्वल टू इनफाइनाइट। दर्पण सूत्र यूज में लिया 1 अपॉन F इज इक्वल टू 1 अपॉन V प्लस 1 अपॉन U। यहां से अगर अपन देखते हैं F का वैल्यू इनफाइनाइट रखा तो 1 अपॉन इनफाइनाइट इज इक्वल टू 1 अपॉन V प्लस 1 अपॉन U। 1 अपॉन इनफाइनाइट जो है 0 के इक्वल हो जाएगा, 0
v इज इक्वल टू हो गया माइनस में u। इसका मीनिंग ये है कि समतल दर्पण में जितनी दूरी पर वस्तु रखी जाती है उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब का निर्माण होगा। यहाँ पर चिन्ह माइनस का आ रहा है, इससे अपने को ये पता चलता है कि प्रतिबिंब का निर्माण वस्तु के उल्टे साइड में होता है। इसीलिए जब अपन समतल दर्पण में मुंह देखते हैं तो अपन दर्पण के सामने खड़े रहते हैं तो दर्पण में प्रतिबिंब पीछे की ओर दिखाई देता है। और एक चीज है, जितनी दूरी पर अपन खड़े हैं प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पर दिखाई देता है। इसीलिए जैसे मान लो कि अपने कमरे में एक समतल दर्पण लगा हुआ है, अपन कमरे में एंटर कर रहे हैं तो जैसे जैसे अपन दर्पण के पास आते चले जाते हैं प्रतिबिंब भी अपना अपने पास आता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि u का मान घटेगा तो v का मान भी घटेगा। तो जितनी दूरी पर वस्तु रखी जाती है समतल दर्पण में उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। इसी में एक चीज और चले अपन, m इज इक्वल टू माइनस में v अपॉन u होता है। v का वैल्यू माइनस में u हुआ, यहाँ पर रख दिया, माइनस माइनस पॉजिटिव होगा, u से u कैंसिल आउट होगा, m का वैल्यू प्लस में बनाएगा। तो एक चीज तो हमेशा ध्यान रखना, समतल दर्पण के लिए m का वैल्यू हमेशा धनात्मक होगा, 1 होगा। धनात्मक का मीनिंग आप जानते ही हैं, प्रतिबिंब हमेशा आभासी होगा, सीधा होगा। और m का वैल्यू 1 है, इसलिए h2 अपॉन h1 इज इक्वल टू 1। तो h2 किसके इक्वल हो जाएगा? h1 के। इसीलिए समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब आभासी, सीधे और वस्तु के बराबर बनते हैं। इसीलिए जब भी कोई प्रश्न आए कि समतल दर्पण के लिए m का मान या रेखा आवर्धन 1 होता है, इससे क्या अभिप्राय है, तो अपने को ये लिखना है कि उसमें वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर होती है, या फिर ये कि जितनी दूरी पर वस्तु रखी जाती है उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब का निर्माण हो जाता है। सभी स्टूडेंट्स टैगोर जॉर्गनेर के YouTube चैनल पर जाएं और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं भी किया है तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके और आपको पढ़ाई जारी रखी जा सके।